प्लेन्स क्या होते हैं बेटा, इसकी बात करते हैं हम। एक प्लेन एक तरीके का सरफेस होता है। एक प्लेन एक तरीके का सरफेस होता है। और अगर कोई भी दो पॉइंट्स उसमें बनाओगे आप, कोई भी अगर प्लेन में आप दो पॉइंट्स बनाओगे, तो उनको ज्वाइन करती हुई लाइन सेगमेंट जो है वो उसी प्लेन में लाई करेगी, उसी सरफेस में लाई करेगी। तो हम उसको प्लेन कहते हैं बेटा। अब लाइन कैसे, एक प्लेन है, उसकी इक्वेशन कैसे निकाली जाती है, अभी हम उसकी बात करेंगे। एक मिनट रुकना बेटा। आज की क्लास में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सारे के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट्स रिव्यू करवाऊंगा। और कॉन्सेप्ट्स के बाद कल हम उसके क्वेश्चंस करेंगे बेटा। ठीक है, आज हम कॉन्सेप्ट्स की बातें करेंगे सारी। सबसे पहले बात लिखो आप। सबसे पहले हमें इक्वेशन निकालनी होती है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन। इक्वेशन ऑफ द प्लेन, सबसे पहले तरीका जो है प्लेन का निकालने का इक्वेशन का, उसमें क्या होता है कि आपको आपको एक नॉर्मल वेक्टर गिवन होगा। गिवन अ नॉर्मल वेक्टर। क्या गिवन होगा बेटा आपका? गिवन अ नॉर्मल वेक्टर। इसको हम नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं बेटा। नॉर्मल वेक्टर क्या होता है बेटा? नॉर्मल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो पूरे प्लेन के ऊपर कोई भी आप लाइन ले लो, सबके परपेंडिकुलर रहता है वो। मतलब परपेंडिकुलर और नॉर्मल वन ऑफ द सेम थिंग है। तो इसको हम कहेंगे बेटा नॉर्मल फॉर्म। ये क्या है बेटा? एक नॉर्मल फॉर्म। तो ध्यान देना है, सबसे पहले हम वेक्टर फॉर्म करेंगे इसकी, फिर कार्टेशियन फॉर्म करेंगे। तो कोई भी अगर प्लेन अब हम लेंगे, जैसे हम लाइन की बात करते हैं, लाइन में हम क्या लेते थे? वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर लेते थे जो लाइन के पैरेलल हुआ करता था। लेकिन नॉर्मल यहाँ पे हम जो प्लेन है आपका, प्लेन में हमेशा हम कोई भी वेक्टर लेंगे वो वाला वेक्टर होगा जो उसके परपेंडिकुलर होगा। मतलब जो काम हमारा पैरेलल वेक्टर लाइन के लिए करता था, वैसा ही कुछ कुछ काम प्लेन के लिए परपेंडिकुलर वेक्टर करेगा। ठीक है बेटा। तो अब हम बात करते हैं इसकी इक्वेशन की। लेट अस से दिस इज द एन वेक्टर। एक एन वेक्टर आपको गिवन है, तो इसकी इक्वेशन होती है बेटा आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। दिस इज द जनरल फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है बेटा? दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन वेक्टर फॉर्मेट। यहाँ पे भी वेक्टर फॉर्म की बात हो रही है बेटा। और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ये जो नॉर्मल फॉर्म है आपकी, स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरीके की होती है? वो होती है बेटा आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। क्या होती है बेटा? आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। ये आपकी नॉर्मल फॉर्म होती है बेटा। इसको हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हुआ क्या है कि जो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी है, अगर मैं दोनों साइड एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूं, तो हो क्या जाता है, यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर आता है आपके पास एन कैप। और ये जो पी है ना, लिखा बेटा मैंने, ये पी जो है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये क्या है बेटा? दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। सो आई होप बेटा बात समझ आ रही है आप लोगों को कि इक्वेशन ऑफ द लाइन सबसे पहले फॉर्म में हम कैसे निकालते हैं, नॉर्मल फॉर्म में। कि आपको एक नॉर्मल वेक्टर अगर गिवन होता है, तो नॉर्मल वेक्टर अगर आपको गिवन है, तो हमें उसको उसके यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है और उसको इस फॉर्मेट में लिख देना है आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। गॉट इट बेटा? अगर आपको इस फॉर्म में गिवन है, बात ध्यान देना, इसका ऑपोजिट भी चलती है चीजें, कि अगर आपको इस फॉर्मेट में गिवन है क्वेश्चन, ध्यान देना, आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन देगा, ये वाली फॉर्म पे क्वेश्चन देगा आपको, और आपसे पूछेगा फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो आपको करना क्या होगा? यू हैव टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू दिस फॉर्म। यू हैव टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू दिस फॉर्म। एंड देन उसके बाद मतलब इसमें करना क्या पड़ेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा आपको बोथ द साइड्स।
उसके बाद जो आपका जो RHS आएगा, जो कांस्टेंट आएगा, दैट विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अगर आपसे पूछता है फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, क्या बोल रहा हूं बेटा, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो आपको हमेशा जनरल फॉर्म देगा जैसे मैंने आपको बताया। तो सेम तरीके से हम एक काम करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे इस फॉर्म में, और उसके बाद जो ये जो n कैप है, दिस इज द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। आई होप ये वेक्टर फॉर्म सबको अच्छे से क्लियर है। अब हम आते हैं अपने कार्टेशियन फॉर्म के ऊपर। कार्टेशियन फॉर्म के लिए ऑब्वियसली बात है, हमें इन सबको चेंज करना पड़ेगा इसके कंपोनेंट फॉर्म में। आर वेक्टर को हम क्या लिखते हैं बेटा, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। सेम तरीके से n वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। तो बेटा n कैप को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, n कैप के जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं, तो जैसे हमें पता है कि बहुत पढ़ा भी है हमने अभी पिछले कुछ क्लासेस में, कि वो क्या होते हैं, दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस, और डायरेक्शन कोसाइंस को हम L, M और N से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज वाई हम इसको लिख देंगे बेटा Li कैप प्लस mj कैप प्लस nk कैप। हम क्या लिख देंगे बेटा, Li कैप प्लस mj कैप प्लस nk कैप। एंड फर्दर ये जो इक्वेशन बन जाएगी मेरे बेटा, यहाँ पे देखो है क्या, यहाँ पे एक्चुअली में डॉट प्रोडक्ट है किसका, ये डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है वो आप लोग जानते हो। तो मैं डायरेक्टली इस चीज का यूज कर रहा हूं, पहले जनरल फॉर्म लिखूंगा फिर नॉर्मल फॉर्म लिखूंगा बेटा। जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होती है, जनरल फॉर्म, सबसे पहले हम जनरल फॉर्म निकाल रहे हैं इसकी, जनरल फॉर्म ऑफ द प्लेन। तो देखा जाए तो मुझे करना क्या है एक्चुअल में, ध्यान दो बेटा, हमें करना क्या है, आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है एन वेक्टर के साथ। अगर आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एन वेक्टर के साथ करना है तो ये क्या हो जाएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, कैन आई राइट इट इक्वल टू डी। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ द प्लेन होती है, ये आपने पढ़ा भी होगा बेटा पहले, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द प्लेन। कभी भी आपको प्लेन इस फॉर्मेट में दिखाई देता है, बहुत ध्यान से समझना है बेटा, अगर आपको कभी भी प्लेन इस फॉर्म में दिखाई देता है, इस फॉर्म में आपको अगर इक्वेशन गिवन होती है जिसको हम कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं, जनरल फॉर्म कार्टेशियन फॉर्मेट के अंदर आपको दी जाती है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन देगा आपको, तो इस एक्स वाई और जेड के जो कोफिशिएंट्स होंगे, बहुत ध्यान से समझना है बेटा, एक्स वाई और जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं, दैट आर द डीआर्स ऑफ द नॉर्मल वेक्टर, दैट आर द डीआर्स ऑफ द नॉर्मल वेक्टर। ध्यान दो, ये डीआरसी तो है नॉर्मल वेक्टर के, क्योंकि मैंने यहीं से ये इक्वेशन बनाई है, तो इसीलिए मैं कह सकता हूं कि अगर मुझे कभी ऐसी इक्वेशन दी होगी तो ए बी एंड सी, मतलब एक्स वाई एंड जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं, दैट आर द डीआर्स ऑफ द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। आई होप मेरी बात सबको समझ आ रही है बेटा, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन के डीआर्स कैसे निकाले जाएंगे, ये दिमाग में अपने बिठा के रखना है। डीआर्स एंड डीसीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फुल 3D चैप्टर, क्योंकि ये कहीं भी यूज हो जाते हैं, इन्हीं के यूज से हम सारी चीजें निकालते हैं। तो ध्यान रखना है बेटा, जनरल फॉर्म ऑफ द प्लेन हमने पढ़ा है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन क्या होगी बेटा, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन में ए बी और सी की जगह पे डीसीज यूज होंगे। इसके क्या यूज होंगे बेटा, डीसीज। नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन क्या आ जाएगा फिर बेटा आपके पास, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी आ जाएगा बेटा। यहाँ पे अगर आपको सेम चीज कह रहा हूं, जैसे वेक्टर फॉर्म में बताया था बेटा मैंने आपको, कि यहाँ पर जब आपको ये फॉर्म दे रखी हो तो इसके अंदर पी जो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होता है, वैसे ही अगर इसकी कार्टेशियन फॉर्म गिवन हो इस तरीके से, तो यहाँ पर भी यही वो पी है, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये आपकी फर्स्ट फॉर्म रही बेटा, जिसके अंदर हमने समझा कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन कैसे निकाली जाती है नॉर्मल फॉर्म में। आई होप सारे बच्चों को अच्छे से क्लियर है। सारे बच्चों को क्लियर हो गई है तो एक बार जल्दी जल्दी सारे बच्चे हाँ हाँ बोलते जाएं। यस सर, समझ आ गया। यस सर, यस सर। यस सर। अब हम चलेंगे अपनी सेकंड फॉर्म के ऊपर बेटा। ये थी हमारी पहली फॉर्म, आई होप सारे बच्चों ने नोट कर ली होगी।
नहीं नोट किया तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका और नोट कर लो जल्दी से, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब हम चलते हैं अपने सेकंड फॉर्म के ऊपर। अवर सेकंड फॉर्म इज इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through, equation of the plane passing through a given point। यहां पे आपको क्या गिवन होगा बेटा, एक पॉइंट गिवन होगा, a given point and a perpendicular वेक्टर। आपको दो चीजें बेटा गिवन होंगी यहाँ पे, एक तो आपको पॉइंट गिवन होगा प्लेन के ऊपर, ये प्लेन है आपका बेटा, तो इस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट गिवन होगा और एक परपेंडिकुलर वेक्टर गिवन होगा। तो मैं इसमें तरीका समझा देता हूँ एक्चुअली में वर्क कैसे कर रहा है ये। अगर ये पॉइंट है तो इस पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा ए टाइम ए, दैट इज x1 y1 z1, और इसका जो पोजीशन वेक्टर बनेगा, जो पोजीशन वेक्टर जो मैं यूज करूंगा वो यूज करूंगा बेटा ए वेक्टर। और एक वेरिएबल पॉइंट लेके चलता हूं इसके ऊपर, मैं हमेशा प्लेन के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट लेके चलता हूं जिसको मैं बोलता हूं p, दैट इज x y z। और इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर किससे निकालते हैं बेटा, ओरिजिन से। ओरिजिन से जब पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो पोजीशन वेक्टर आ जाता है, और इसको वेरिएबल वेक्टर को हमेशा हम आर वेक्टर लेके चलते हैं बेटा। अच्छा एक बात ध्यान दो, अगर आप ये एपी वेक्टर को देखोगे, क्या मैं कह सकता हूँ ये जो एपी वेक्टर है दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस नॉर्मल वेक्टर, दिस परपेंडिकुलर वेक्टर, इस परपेंडिकुलर वेक्टर को अब मान लो एन वेक्टर बोल देता हूँ बेटा मैं, इस नॉर्मल वेक्टर को परपेंडिकुलर नॉर्मल वन ऑफ द सेम थिंग है बेटा आपके लिए, ठीक है। तो इस एन वेक्टर को मैं परपेंडिकुलर वेक्टर अगर बोल देता हूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि एपी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द एन वेक्टर। अच्छा अगर ये परपेंडिकुलर है बेटा तो इन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। हमने वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर कैसे है बेटा, अगर प्लेन की अगर परपेंडिकुलर है एक वेक्टर तो वो कोई भी लाइन आ जाए इसके ऊपर प्लेन के ऊपर तो उसके तो परपेंडिकुलर होगा ना। अगर एक प्लेन के परपेंडिकुलर कोई एक वेक्टर है तो प्लेन के ऊपर अच्छा कोई भी सर, वेक्टर, मतलब जमीन पर कोई पॉइंट है तो दीवार पर वो परपेंडिकुलर ही होगा, दीवार उसके। बेटा वो हमेशा, क्योंकि वेक्टर जो है फ्रीली मूव हो सकता है, फ्रीली ओके मूव सर। कर सकते हो उसको आप, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि दे आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसलिए यस। मैं कह सकता हूं एपी वेक्टर क्या आएगा मेरे पास बेटा, एपी वेक्टर विल बी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और इनका डॉट प्रोडक्ट विद एन वेक्टर दैट इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस। ये क्या है बेटा, वेक्टर फॉर्म आपकी। ये जो आपने भी फॉर्म पढ़ी जहां पे आपको एक पॉइंट गिवन होगा और एक परपेंडिकुलर वेक्टर गिवन होगा, तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, ठीक है बेटा। और इसको बेटा यूज कैसे करोगे, ध्यान देना, इसको यूज करने का तरीका एक्चुअल में ये नहीं है। हम इसको यूज करेंगे इस तरीके से, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। हम इसको कैसे यूज करेंगे बेटा, इस तरीके से आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। हम इसका यूज कुछ इस तरीके से करेंगे, इसको ध्यान रखना है बेटा आप लोगों को। अगर सेम मैं कार्टेशियन फॉर्म की बात करूं बेटा, तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए आप सब बच्चे जानते हैं कि हम यहाँ पे आर वेक्टर को क्या लेते हैं बेटा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहाँ पर जो ए वेक्टर है दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और पॉइंट को मैंने क्या लिया था बेटा, x1 y1 z1, तो ये हो जाएगा बेटा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। एंड यू ऑल नो कि ये जो n वेक्टर है, ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, इसको हम क्या लेके चलते हैं बेटा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी, अब यहाँ पे है क्या बेटा, इसको ध्यान दो, यहाँ पे जो हमने एक्चुअल जो बनाई थी, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद एन वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो आर माइनस ए वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स क्या आएंगे, तो क्या मैं कह सकता हूँ दैट विल बी एक्स माइनस एक्स1, वाई माइनस वाई1, जेड माइनस जेड1, जेड माइनस जेड1 आएंगे आपके पास। तो क्या मैं डायरेक्टली बेटा इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसकी जो कार्टेशियन फॉर्म है दैट इज ए टाइम्स एक्स माइनस एक्स1 प्लस बी टाइम्स y माइनस वाई1
plus c times z minus z1 and this is equal to 0. This is the Cartesian form for the equation of the line where we are given with a point and a perpendicular vector. Where we are given with a point and a perpendicular vector. I hope सारे बच्चों को अच्छे से क्लियर हो पा रही है चीजें. ये सर कार्टेशियन एक बार दोबारा समझा दो. बेटा कुछ नहीं किया मैंने, r माइनस ए वेक्टर के जो कंपोनेंट्स थे उसका डॉट प्रोडक्ट लिया है n वेक्टर के कंपोनेंट्स के साथ. इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है. एंड इट इज इक्वल टू 0. सर जो वेक्टर वाला है उसी में पुट करें. बेटा उसी में तो पुट करके निकालते हैं. पिछले में भी उसी में पुट करके निकाला था हमने. यहां पर भी तो इसी में पुट किया था हमने. r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू b. r वेक्टर और n वेक्टर के कंपोनेंट्स का हमने डॉट प्रोडक्ट लिया था. तो कैसे आएगा, x इंटू ए प्लस वाई इंटू बी प्लस जेड इंटू सी इज इक्वल टू जो कांस्टेंट यहाँ पे था d आ गया. सेम तरीके से यहाँ पे हमने किया है. कुछ अलग नहीं कर रहे हम यहाँ पे. वही चीज वेक्टर्स वाली चीजों का यूज कर रहे हैं हम. ठीक है बेटा. यस सर. सो दिस वाज द सेकंड फॉर्म. सेकंड तरीका था हमारे पास जिस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ अ प्लेन निकाल सकते हैं. अब हम बात करेंगे थर्ड तरीके की. थर्ड वे की बात करेंगे हम. लिख लिया बच्चों, आगे बढ़े. बेटा वीडियोस ऑन रखें सारे बच्चे अपने. सारे बच्चे अपने शक्ल को दिखाते रहें. थर्ड फॉर्म पे चलते हैं अपनी. ये थर्ड फॉर्म है आपकी इक्वेशन ऑफ द प्लेन. इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म. क्या गिवन है बेटा, इंटरसेप्ट फॉर्म. इंटरसेप्ट क्या होता है बेटा, इट्स द पॉइंट, इट इज द पॉइंट ऑन द एक्सिस वेयर द प्लेन कट्स द एक्सिस. मतलब अगर आपका एक 3D प्लेन है बेटा, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस. मान लेते हैं कोई एक प्लेन है जो x एक्सिस को कट कर रहा है. लेट अस से द पॉइंट टू बी a, 0,0 क्योंकि x एक्सिस के ऊपर पॉइंट है तो y और z कोऑर्डिनेट उसके 0 होंगे. सेम तरीके से 0, b, 0 एंड z एक्सिस पे कट कर रहा है 0,0, c पे. तो ये जो एक प्लेन बनेगा इसके ऊपर जो इन तीनों पॉइंट से पास ऑन करता हुआ निकलेगा. अगर मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है तो इसकी इक्वेशन मेरा सिंपल तरीके से हो जाएगी आपकी x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b प्लस z अपॉन में c इज इक्वल टू 1. x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b प्लस z अपॉन में c इज इक्वल टू 1. इसकी आपको कार्टेशियन फॉर्म ही करनी है. सिर्फ इसकी कार्टेशियन फॉर्म ही याद रखनी है आपको बस, और कुछ नहीं. ठीक है बच्चों. अब हम फोर्थ तरीके के प्लेन के ऊपर आते हैं, इक्वेशन ऑफ द प्लेन के ऊपर. इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू, बहुत ध्यान से समझना बेटा इसको. पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अगर आपको गिवन है प्लेन के ऊपर तो उसके इक्वेशन कैसे निकालोगे. समझो इस चीज को बेटा. 3 पॉइंट्स ले लेते हैं हम, ए बी सी. ए पॉइंट जो है आप समझ जाओ x1 y1 z1 और उसका पोजीशन वेक्टर जो है ए वेक्टर है. इस पॉइंट को ए बोल देता हूं मैं, इसको बी बोल देता हूं बेटा और इसको सी बोल देता हूं. ठीक है बेटा. और हमेशा ध्यान रखो आपको एक वेरिएबल वेक्टर लेना पड़ेगा. दैट इज उसको मैं आर वेक्टर बोल के चलता हूँ. वेरिएबल पॉइंट लेना पड़ेगा आपको जिसको हम आर वेक्टर बोलते हैं. इसका जो पोजीशन वेक्टर है सबका, एक ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान लो ए वेक्टर से डिनोट हो रहा है. बी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर से डिनोट कर लेते हैं और सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर से डिनोट कर लेते हैं. और ये जो पॉइंट है पी जिसको हम एक्स वाई और जेड लेके चलते हैं उसके पोजीशन वेक्टर को हम आर वेक्टर से डिनोट करते हैं. हमने पीछे भी डिस्कस किया था इस चीज को. तो अब एक बात बताओ, क्या हम यहाँ से ए बी जो हमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है, ए बी और ए सी वेक्टर निकाल सकते हैं. ए बी और ए सी वेक्टर. तो ए बी वेक्टर क्या आएगा बेटा आपके पास, ए बी वेक्टर विल बी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर
और एसी वेक्टर आ जाएगा आपके पास बेटा, दैट विल बी सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अच्छा बेटा एपी वेक्टर भी निकाल लेते हैं एक बार। एपी वेक्टर, एपी वेक्टर क्या मैं कह सकता हूं, दैट इज आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब एक चीज ध्यान दो, मुझे क्या चाहिए होती है एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए। एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे एक पॉइंट और एक नॉर्मल वेक्टर, एक परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाए काफी है। एक पॉइंट और एक परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाए काफी है, मतलब मुझे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर वेक्टर की जरूरत है। मुझे किसकी जरूरत है बेटा, एक परपेंडिकुलर वेक्टर की। क्या मैं ये चीज कह सकता हूं कि जो वेक्टर ए बी और ए सी के परपेंडिकुलर होगा वो एपी के परपेंडिकुलर भी होगा, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर भी होगा कि नहीं होगा। जो ए बी और ए सी के परपेंडिकुलर होगा वो पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होगा वेक्टर। और दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकाला जाता है बेटा, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। तो मतलब एपी ए बी क्रॉस ए सी से जो आपका वेक्टर आएगा वो एक परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। अच्छा अगर वो परपेंडिकुलर वेक्टर है प्लेन के तो उसका डॉट प्रोडक्ट विद, उसका डॉट प्रोडक्ट अगर हम करेंगे विद एपी वेक्टर वो जीरो होगा। डॉट प्रोडक्ट विद एपी वेक्टर विल बी जीरो। मतलब जो जो चीजें मैंने कही आपको अभी, आपको मैंने हिंदी में समझाई उसको मैथमेटिकल भाषा में आपके सामने लिखने जा रहा हूं। मैंने क्या किया, सबसे पहले ए बी और ए सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका वेक्टर निकाल लिया, दैट विल बी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास एक वेक्टर आ गया जो इस प्लेन के पूरे परपेंडिकुलर है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद दिस होल वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। यस इट कैन बी डन। बात समझ आ रही है बेटा सबको, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। ये क्या है बेटा, इसकी वेक्टर फॉर्म है। और एक बात ध्यान देना है बेटा आपको यहाँ पे, वो क्या है, इसकी जो कार्टेशियन फॉर्म आएगी, तो कार्टेशियन फॉर्म क्या आएगी आपको, ऑब्वियस सी बात है डॉट प्रोडक्ट है आपका, तो डॉट प्रोडक्ट आपका एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी आपके पास। लेकिन पहले क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा निकलता किससे है, डिटर्मिनेंट फॉर्म से। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट के बाद डॉट प्रोडक्ट होता है ना, इसको लिखने का जो तरीका है वो आपको मैंने पिछली बार भी समझाया था, इस बार दोबारा आपको मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे करना क्या है, जो पहली रो होती है वो पहली रो कौन सी आ जाती है आपकी, इट इज द स्केलर कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। जो ये वेक्टर होगा इसके स्केलर कंपोनेंट्स ऊपर आ जाएंगे, मतलब x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। और जो दूसरी रो होती है वो इसके स्केलर कंपोनेंट को लेके आएगी, और तीसरी रो इसके स्केलर कंपोनेंट से आएगी। तो इसके स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे बेटा, दैट विल बी x2 माइनस x1, y2 minus y1, z2 minus z1. Similarly, x3 minus x1, y3 minus y1, z3 minus z1. इन सब का अगर मैं डिटर्मिनेंट ले लूंगा दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म एंड दिस इज द वेक्टर फॉर्म फॉर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर आपको तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है, अगर आपको तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है तो इस तरीके से आप उसकी इक्वेशंस को निकाल सकते हो। आई होप सबको क्लियर अच्छे तरीके से। हमने चार फॉर्म कर ली है इक्वेशंस की, ये चार तरीके सीखे हमने कैसे हम प्लेन्स की इक्वेशन को निकाल सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। समझ आ रही है बेटा सबको बात? यस। सबसे पहले हम सारे कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। सारे कॉन्सेप्ट को जब हम एक जगह लिख लेंगे तो एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट्स के हम क्वेश्चंस करेंगे। ये चार तरीके थे कि जिस तरीके से आप इक्वेशन निकाल सकते हो प्लेन की। आप अब ये चार जो है टूल्स हैं आपके, ये क्या है बेटा, टूल्स। इन टूल्स को यूज करके हम बाकी की आगे सॉल्विंग करते हैं। ठीक है बेटा, अब देखते हैं कैसे कैसे तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो कॉन्सेप्ट है उसको हम रिवाइज कर रहे हैं। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है हमारा, नोट डाउन कर लिया बेटा सबने? जल्दी से रिप्लाई कर दो बेटा, नोट डाउन कर लिया? आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा। यस। अब आप यहां पे लिख लो इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू, ध्यान देना बेटा, इक्वेशन ऑफ द प्लेन
पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसके ऊपर से क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। बेटा 3D फिगर्स के लिए ना, 3D टॉपिक जो है इसके लिए आपके सामने एक वर्चुअल फिगर बननी बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक्चुअल में मेरे से जो पूछ रहा है ये 3D फिगर में दिखता कैसे है। थोड़ा सा इस चीज के ऊपर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, इसके क्वेश्चन सबसे आसान लगेंगे आपको, इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं लगेगा आपको। जैसे मान लो आपके पास एक प्लेन है, इसको मैं पाई 1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं, प्लेन 1 पाई 1, और दूसरा प्लेन है बेटा आपके पास कुछ इस तरीके से लाइक दिस फॉर एग्जांपल, इसको मैं पाई 2 से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास ऑन करता हुआ एक प्लेन निकल रहा है। अगर मान लेते हैं ये प्लेन है, जैसे मान लेते हैं दिस वन, ये प्लेन जो इनके इंटरसेक्शन से पास ऑन करता हुआ निकल रहा है, इसकी इक्वेशन निकालनी है मुझे पाई 3 की इक्वेशन निकालनी है। तो मान लेते जो पहला जो प्लेन है उसकी इक्वेशन है आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल टू d1, जो जनरल फॉर्म होती है आपकी प्लेन की। और दूसरा प्लेन है आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू d2, आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल टू d1 एंड आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू d2। ये दो तरीके के प्लेन्स है हमारे पास जिसके इंटरसेक्शन से अगर प्लेन पास कर रहे हो उसकी अगर आपको इक्वेशन निकालनी है, दैट विल बी रिटन एज, ये वेक्टर फॉर्म बता रहा हूं बेटा आपको, दैट विल बी आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद n1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स n2 वेक्टर इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा टाइम्स d2। ये आपकी इक्वेशन बन जाती है उस प्लेन की जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास ऑन कर रहा है बेटा। हाँ बेटा साफ साफ दिखाई दे रहा होगा आपको अच्छे तरीके से। हमने किया क्या है, दिस प्लस लैम्डा टाइम्स दिस, दिस प्लस लैम्डा टाइम्स दिस। तो आपके पास जो एक आपको प्लेन की इक्वेशन निकल के आएगी, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। और आपको कोई एक कंडीशन गिवन होगी, आपको कोई एक कंडीशन गिवन होगी जिस कंडीशन को सॉल्व करके आप इस लैम्डा की वैल्यू निकाल लोगे, और इस लैम्डा की वैल्यू को जब पुट कर दोगे आप इक्वेशन में, तो आपके पास एक रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी जो इसके इंटरसेक्शन से पास ऑन करती हुई निकलेगी। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसका क्वेश्चन भरपूर करेंगे, 3-4 क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक के। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्ट वाइज भी और एग्जाम वाइज भी। एग्जाम में बहुत बार इसके क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं बेटा। तो ये था आपका बेटा, दैट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। बेटा सारी चीजें बहुत ध्यान से समझनी है। अब मैं बात कर रहा हूं एंगल बिटवीन टू प्लेन्स की, अब मैं बात कर रहा हूं बेटा एंगल बिटवीन टू प्लेन्स की। जैसे हमने लाइंस में भी बात की थी बेटा, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स में भी ऐसी बात करेंगे हम कि दो प्लेन के बीच में अगर आपको एंगल निकालना है तो क्या होगा। तो साफ साफ बड़े बड़े शब्दों में लिख लो, जैसे हमने बात की थी लाइंस में कि एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज द एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर, वैसे ही क्योंकि लाइन के पास पैरेलल वेक्टर होते हैं और इसी क्लास की शुरुआत में मैंने आपको बताया था प्लेन के पास क्या होते हैं, नॉर्मल वेक्टर। प्लेन के पास क्या होता है बेटा, नॉर्मल वेक्टर। और वो कहां मिलते हैं मुझे, उसकी इक्वेशन में, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी, मैं इसको n1 और d1 ले लेता हूं, और आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू d2। जब भी ऐसी दो इक्वेशंस गिवन है और इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, तो ये जो इसके नॉर्मल वेक्टर है ना, जो आर वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट में है, इनको उठाओ और बता दो इनके बीच में एंगल निकाल दो। इनके बीच में क्या निकालेंगे, एंगल। तो आप ध्यान दे रहे हो जैसे दो प्लेन्स अगर कट करेंगे, दो प्लेन्स के बीच में जो एंगल होगा और जो दो उनके नॉर्मल वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो सेम होगा। एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स एंड द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल वेक्टर आर वन ऑफ द सेम थिंग, दोनों सेम होंगे। ठीक है बेटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर, इसका होल मैग्नीट्यूड। ये जो एंगल आ जाएगा, दिस इज द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स। और हाँ बेटा हमने ऊपर थोड़ी सी एक चीज छोड़ दी थी, इसकी कार्टेशियन फॉर्म की बात करते हैं अब हम। इसकी कार्टेशियन फॉर्म बेटा कैसे लिखेंगे, ध्यान दो। यहाँ पे क्या है, आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद n1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स n2 वेक्टर है आपका। तो यहाँ पर एक्चुअली में हो क्या रहा है आपका, यहाँ पर एक्चुअल में देखा जाए तो आपकी जो डॉट प्रोडक्ट हो रही है किसके साथ हो रही है,
मान लेते हैं n1 वेक्टर जो है, n1 वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और n2 वेक्टर जो है इट इज रिटन एज a2 i कैप b2 j कैप c2 k कैप, और r वेक्टर आपको पता ही है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो उनके जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये इस तरीके से आएगा, x टाइम्स a1 प्लस लैम्डा टाइम्स a2 प्लस y टाइम्स b1 प्लस लैम्डा टाइम्स b2 प्लस z टाइम्स b3 प्लस लैम्डा टाइम्स c1 and c2 is equal to d1 प्लस लैम्डा टाइम्स d2। और इसको कहीं कहीं पे आपको ऐसा भी लिखा दिखाई देगा बेटा, दिस विल बी a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस लैम्डा टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा टाइम्स d2। ये भी आपकी कार्टेशियन फॉर्म है, आपकी इक्वेशन की कार्टेशियन फॉर्म है आपकी इस प्लेन की इक्वेशन की, दैट इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू पॉइंट्स। आई थिंक बात बेटा अच्छे से समझ आ रही है आप लोगों को, मेरी बात सबको समझ आ रही है बेटा? जल्दी जल्दी हाँ बोल दो अगर समझ आ रही तो बेटा। यस सर। यस तो हम एंगल्स की बात कर रहे थे बेटा कि एंगल्स कैसे निकालते हैं। अगर आपको वेक्टर फॉर्म गिवन है तो बेटा इस तरीके से निकालेंगे हम, जो आपको गिवन है। अगर आपको इसकी कार्टेशियन फॉर्म गिवन है, कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, और दूसरी इक्वेशन है मान लेते हैं प्लेन की a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। बेटा हमने शुरुआत की क्लास में सबसे पहली फॉर्म में हमने ये किया था कि द एंगल बिटवीन द टू